सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा था। तो आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर एक बार समझ लेते हैं कि क्या हैं और उनको किस तरह से लिखना है। उसके बाद अपनी अपनी कॉपियों में आप उसको लिखेंगे। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। उसके जादुई सौंदर्य से लेखिका का सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। उसकी चेतना अति इंद्रियता में डूबी थी। उसे लगा था कि उसके भीतर और बाहर सिर्फ ब्रह्मा है। उसके मन में भव्य उजाला फैल गया था। इस प्रकार वह सम्मोहित हो गई थी। यानी कि जो लेखिका थी वो गंगटोक का सौंदर्य में डूब गई थी, उसके सौंदर्य को अनुभव कर रही थी और इसीलिए उसे सम्मोहित कहा गया है कि लेखिका वहाँ सम्मोहित हो गई थी। दूसरा प्रश्न देखें, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। हमने पहले पढ़ा था ना इस पाठ में कि पहाड़ी रास्ता होता है, कंटीला रास्ता होता है और उस पर ही उन्हें कभी ऊपर और जाना पड़ता है और कभी नीचे से कुछ सामान लेकर अपने घरों तक जाना पड़ता है। तो इसीलिए उनका जीवन क्या है, अत्यंत कठिन है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े और पीठ पर बंधी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मार कर काम करती हैं। ऐसे कार्य करते हुए कई बार वे अपने प्राणों को भी गंवा बैठती हैं। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ का जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाओं को फहराना शांति और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब शहर से दूर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इसी प्रकार जब किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएं, और जब कोई नया कार्य हम शुरू करने वाले होते हैं तो वहाँ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं जो कि खुशी और गम का प्रतीक हैं और लोग उन्हें वापस उतारते नहीं हैं, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, जितेन नागरे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। लिखिए, सिक्किम भारत से लगता हुआ स्वतंत्र राज्य था। वह एक ऐतिहासिक और बादशाहों का शहर था। कवि लॉन्ग स्टॉक और युमथांग बॉर्डर से लगते हुए स्थान है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है जो अत्यंत सुंदर है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले और मेहनती हैं। ये भारत में मिलकर बहुत खुश हैं तथा अपने आप को इंडियन बताकर भारत के गौरव को और भी गौरवान्वित करते हैं। न जाने पहाड़ी रास्ता बनाने में कितने मेहनतकशों की जान गई थी, फिर भी यह काम जोरों पर चल रहा है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में बताया गया है
कि लोग यहाँ बहुत गरीब हैं। महिलाएं बच्चों को साथ लेकर सड़क बनाने का कार्य करती हैं, परंतु ये अपने जीवन से हतोत्साहित नहीं हैं, अर्थात खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। ये ही सच्चे देशभक्त हैं। अब भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है कि उसका पारिस्थितिक वर्णन हमने करना है कि उसकी जो जियोग्राफिकल स्थिति कैसी है, ठीक है, दशा कैसी है, उसके बारे में हमने बताना है। तो हमने पाठ में पढ़ाई है कि पहाड़ी रास्ता है, ऊपर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, छोटे छोटे संकरे रास्ते हैं, और जिनको बनाने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ की औरतें लगातार मेहनत कर रहे हैं, सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेन नागरे बताता है कि इस चक्र को घुमाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका सोचती है कि भारत आज़ाद होने पर भी मानसिक संकीर्णता और अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुआ है। अब भी पूरे भारत में अंधविश्वास पर आस्था अड़िग है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई कि केवल चक्र को घुमाने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इंसान चाहे जिंदगी में कितने मर्जी पाप करता रहे, लेकिन जाकर केवल चक्र को घुमा ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह की अंधविश्वासी बातों पर जो लेखिका है वो बहुत दुखी सी नज़र आती है और बोलती है कि पूरे भारत में एक सी आस्था पर अड़िग लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका की एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करने से यह पता चलता है कि एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, एक कुशल गाइड में अपने क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी होती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि उसमें उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी जनश्रुति, दंत कथा आदि की जानकारी होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि उसमें वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता के अलावा विनम्रता होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि एक कुशल गाइड मृदुभाषी और सहनशील होता है। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे कि वह गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर भी होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी भी चला सके। और छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वह साहसी और उत्साही होता है, जो खतरों का सामना करने से नहीं डरता। और ये सारी बातें जितेन नागरे को देखकर हमें पता चलती हैं कि एक अच्छे गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका हिमालय को नगपति अर्थात विराट मानती है। हिमालय की घुमावदार सड़कें कभी ऐसी संकरी आती हैं कि जरा सा चूक होने पर सीधा खाई में। हिमालय पर्वत में बनी ये सड़कें जलेबी सी घुमावदार और रोमांच के रस से भरी दिखाई देती हैं। पर्वत पर कहीं जमी हुई बर्फ और कहीं पिघलती हुई बर्फ के कारण ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ चूना बिखरा हुआ है। चूना क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि बर्फ जैसे ही सफ़ेद होती है वैसा ही चूना होता है। तो लेखिका बोलती है कि ऐसे बर्फ गिरी हुई होती है कि जैसे चूना बिखरा पड़ा हो। ठीक है, जो कहीं कहीं धूप से उड़ गया है और हिमालय की गोद में बसा कटाव स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। सेवन सिस्टर फॉल नामक झरने को देखकर लेखिका स्वयं को अभिशप्त राजकुमारी महसूस करने लगती है। लेखिका आसमान छूते पर्वतों को, फेन उगलती जलप्रपात तिस्ता नदी की धार को, चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों को
तथा अपूर्व सौंदर्य को देखकर स्तंभित सी रह गई थी। इस स्वर्गिक सौंदर्य में उसने दैन्य भूख का एहसास पाया, परंतु फिर काम करने वालों की खिलखिलाहट से मंत्रमुग्ध हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध सी हो जाती है। उसे प्रकृति अत्यंत रहस्यमयी और मोहक लगती है। वह इस सौंदर्य को किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल की तरह देखती रह जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति लेखिका को ना समझ जानकर अपना परिचय देती हुई जीवन के विभिन्न रहस्यों से परिचित करा रही है, ताकि लेखिका जीवन के रहस्यों से परिचित हो सके। तो इस तरह से बेटा 8 क्वेश्चन आज हम करेंगे और बाकी के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।